हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका ग्लोबल टेक में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML टैग्स की। HTML में जो टैग्स होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। ओके दोस्तों, तो आज हम उसी टैग्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया है जिसके ज़रिए से हम टैग्स को समझने में मदद हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट और यहाँ पे ये जो है राइट एंगल ब्रैकेट, जिसे इसको लेस देन या ग्रेटर देन भी कह सकते हैं। और यहाँ पे ये एक कैरेक्टर है जिसमें लिखा है H और 1 H1। ओके दोस्तों, तो जो HTML टैग्स होते हैं वो इन दो लेस देन ग्रेटर देन के बीच में आते ही हैं। लेस देन ग्रेटर देन यानी जो भी लेस देन ग्रेटर देन के बीच में आएगा वो HTML टैग कहलाएगा। और लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में जो कैरेक्टर होगा उसके ज़रिए से हम पता करेंगे कि वो किस चीज़ के लिए तैयार किया गया है, किस चीज़ के लिए बनाया गया है, उसका मेन पर्पज़ क्या है। मान लीजिए यहाँ पे H1 है तो H1 ये हेडिंग के लिए होता है। ओके दोस्तों, तो इसी तरह से बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जैसे कि P है या TL है, TD है। आगे हम इनका जिक्र करेंगे, हमारे पास इनकी पूरी लिस्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि जो HTML टैग होता है वो कैसा दिखता है, उसकी क्या खासियत हो सकती है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि ये लेस देन, जिसे लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट भी कहते हैं, और ग्रेटर देन जिसे राइट एंगल ब्रैकेट भी कह सकते हैं, इन दोनों के बीच में जो भी होगा वो HTML टैग होगा। ओके दोस्तों, कुछ HTML टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता है। जैसे कि H1 है तो H1 का एक क्लोजिंग टैग है, यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश लगाना ज़रूरी है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। लेस देन के बाद ये फॉरवर्ड स्लैश आएगा, इसका मतलब होता है कि ये क्लोजिंग टैग है। ओके दोस्तों, लेस देन, फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद कैरेक्टर, फिर ग्रेटर देन, ये होता है क्लोजिंग टैग। कुछ टैग्स होते हैं जो क्लोजिंग टैग रखते हैं, कुछ टैग्स होते हैं जो क्लोजिंग टैग नहीं रखते हैं, यानी वहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे इतना जाना कि HTML टैग क्या होता है। आइए आगे जानते हैं कि HTML में कितने प्रकार के टैग्स हैं। हमारे पास एक पूरी लंबी लिस्ट है जिसको हम यहाँ पे पूरे तौर पे कवर नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा उसको जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज़ में उनके बारे में तफसील से बातें होंगी। ओके दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे एक HTML का टैग है डॉक टाइप। ये डॉक टाइप होता है, ये जो है क्लोजिंग टैग नहीं रखता है, यानी इसके बाद क्लोजिंग टैग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसी तरह से है BR टैग, यहाँ भी क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती है। HR है, ये भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर इस तरह का H1 है या P है या बॉडी है, यहाँ पे क्लोजिंग टैग लगाने की ज़रूरत होती है। आइए इसको समझते हैं ज़रा प्रैक्टिकली में। दोस्तों, ये देखिए, हमारा एक ये वही डॉक्यूमेंट है जिसको हमने पिछले वीडियो में कोडिंग किया था। यहाँ पे देखिए, ये डॉक्यूमेंट या डॉक टाइप HTML और यहाँ पे HTML आ गया। ओके दोस्तों, इसको जो हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए, ये इस तरह से ये ओपन हो गया, ये हेडिंग 1 आ गया। अब यहाँ पे अगर हम H1 के बजाय H2 कर देते हैं तो लास्ट में भी H2 कर देते हैं और सेव करके यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारा
यही चीज़ ये छोटा हो गया हेडिंग 1। लेकिन यहाँ पे हमको बताना ये है कि जो HTML टैग्स होते हैं उनमें कुछ क्लोजिंग टैग्स रखते हैं और कुछ क्लोजिंग टैग्स नहीं रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे जो ये टैग्स हैं, जैसे कि BR मान लीजिए, BR टैग जो होता है वो लाइन को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे एक पैराग्राफ है, इसमें हम BR टैग लगाते हैं। उसके बाद ये करके हमने ये इसको सेव किया। यहाँ पे जो BR टैग है इसका मेन पर्पज़ होता है कि लाइन को ब्रेक करना है, यानी यहाँ पे लगने के बाद जो SE की लाइन आएगी वो नीचे वाली लाइन में आ जाएगी। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमने इसका ओपनिंग टैग नहीं है, ओनली क्लोजिंग टैग है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलते हैं अपने ब्राउज़र में, यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमने यहाँ पे देखा कि ये बिल्कुल काम कर रहा है। रहने के बाद SE जो आ रहा है से वो वहाँ से लाइन ब्रेक हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो BR टैग है इसका ओपनिंग टैग नहीं है बल्कि ओनली क्लोजिंग टैग है। यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये जो H2 का जो ये टैग है, अगर यहाँ पे स्लैश हटा देते हैं या एकदम ये ऐसे कर देते हैं, डिलीट ही कर देते हैं और सेव करके देखते हैं कि क्या ये दिखता है कि नहीं दिखता है। यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ कि हमने यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग नहीं लगाया, जिसकी वजह से हमारे जो आगे के जो वर्ड हैं वो भी बोल्ड हो गए और ये हमारा एक जैसा दिखने लगा। तो इसी पता ये चला कि ये जो H2 का टैग है यहाँ पे क्लोजिंग टैग लगाना ज़रूरी है। ओके दोस्तों, यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखिए अब ये अपने सही वर्ज़न में आ गया। ओके दोस्तों, तो इतना समझ में आया कि जो HTML टैग्स होते हैं उनमें कुछ क्लोजिंग टैग्स नहीं होते हैं और कुछ क्लोजिंग टैग्स होते हैं। अब यहाँ पे हमारी जो लिस्ट है HTML टैग्स की, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए डॉक टाइप है, ये तो मेन है जो ये बताता है कि ये हमारा HTML का कौन सा वर्ज़न है, क्योंकि इससे पहले HTML कई सारे वर्ज़न आ चुके हैं, HTML3, HTML4, HTML5। जो अभी का है वर्ज़न चल रहा है HTML का, वो HTML5 चल रहा है। तो ये जो डॉक टाइप है ये बताता है कि हमारा जो HTML है ये HTML5 है। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये कमेंट का है। यहाँ पे जो लेस देन ग्रेटर देन के बीच में जो ये हिस्सा है इसको छोड़ करके ये बताता है कि यहाँ से कोई भी वर्ड होगा वो कमेंट में आएगा। कमेंट का मतलब कि वेब पेज में तो दिखेगा नहीं, लेकिन आप जैसे कोडिंग कर रहे हैं तो कोडिंग आपको समझने के लिए या आपकी याददाश्त के लिए वहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड लिख दिए जाते हैं ताकि जब आप कोडिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ जानना है कि हमने ये कोडिंग किस मकसद के लिए की है, तो वहाँ पे ये कमेंट का ऑप्शन लगा देते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए बॉडी है, बॉडी के टैग है। बॉडी के टैग हमने जान ही लिया है कि बॉडी के टैग में हमने ये कुछ भी अगर रखना है, P टैग हो गया या H2 का टैग हो गया तो वहाँ पे रख सकते हैं। H1 H6 मतलब ये होगा कि H1 का सबसे बड़ा वर्जन होता है जो हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और H6 जब उससे छोटा जो हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। P टैग का मतलब हो गया जो पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल होता है। BR टैग, BR को हमने जान ही लिया यहाँ पे कि ये ब्रेकिंग लाइन को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देखिए HR का मतलब होता है कि किसी लाइन के बीच में अगर आपको कोई लाइन बनानी है। ओके दोस्तों,
तो वहाँ पे आप HR का इस्तेमाल कर सकते हैं, HR टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने BR टैग दिया, उसी के बाद HR का टैग लगा दिया। अब इसको सेव करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे लाइन आती है कि नहीं आती है। ब्राउज़र में चलते हैं, यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं, ये देखिए, देखा आपने कि यहाँ पर एक लाइन आ गई। तो जो HR का जो टैग है, ये किसी भी लाइन को किसी पैराग्राफ में या किसी इमेज के बाद या किसी फॉर्म के बाद अगर लाइन लानी है तो किसी भी लाइन लाने के लिए HR का प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग ये जो लिखा हुआ है, ये दरअसल किसी भी वर्ड को किसी भी वर्ड को ज़्यादा अहम दिखाना है, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग का यूज़ होता है। इसको ज़रा चेक करते हैं। यहाँ पे अपने नोटपैड में गए और यहाँ पे हमने दिखा दिया, जैसे दूसरों, हमने यहाँ पे लिखा स्ट्रॉन्ग, सेव करके। अच्छा, यहाँ पे आपको क्लोजिंग टैग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर आगे ये चला जाएगा, सारा स्ट्रॉन्ग ही हो जाएगा। तो यहाँ पे एक क्लोजिंग टैग लगा देते हैं। उसके बाद ये अपने ब्राउज़र में चल कर के इसको रिफ़्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए दूसरों, किसी को बोल्ड करना है, यहाँ पे अगर B का टैग लगा देते हैं तभी ये बोल्ड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने B लगा दिया, यहाँ पे रिफ़्रेश किया, ये देखिए बोल्ड ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग का जो टैग है या B का टैग है, वो किसी भी वर्ड को बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो IMG है, IMG टैग किसी इमेज को लाने के लिए, कहीं भी वेबसाइट में इमेज को लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। एंकर टैग किसी भी लिंक को लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, ये जो एंकर टैग होता है। उसका एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन का मतलब समझते ही हैं। उसके बाद ये एड्रेस है, जो कोई बुक है उसके आथर या जो भी मालिक हैं उसके बारे में ये एड्रेस पता, कॉन्टैक्ट नंबर पता करता है। उसके बाद ये देखिए ऑडियो है। मान लीजिए कि अगर आपके वेबसाइट में अगर कोई ऑडियो डालना है तो वहाँ पे ऑडियो डालने के लिए ये टैग यूज़ होता है। B का टैग हमने बता ही दिया है। बेस का जो टैग है, बेस का टैग आप इतना समझ लीजिए, ये जो बेस का टैग है, ये मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट में बहुत सारे URL हैं, तो उन URL में जो बेस URL होगा, जो बुनियादी URL होगा, ये उसको बताता है। ओके दोस्तों, और यहाँ पे देखिए BDI का जो टैग है, ये मान लीजिए कोई अगर डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट है जिसकी फॉर्मेटिंग की हुई है, तो उस फॉर्मेटिंग से अलग करने के लिए BDI का यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। वीडियो का जो टैग है, ये किसी भी मौजूदा टेक्स्ट डायरेक्शन को ओवरराइट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे बटन नहीं, ब्लॉक कोट है। ब्लॉक कोट का मतलब होता है कि किसी भी सेक्शन में एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक जो कोट किया गया है उसको बताता है। बटन ये एक बटन होता है जो क्लिकेबल होता है, जिस पर क्लिक करने से आप किसी दूसरे लिंक तक पहुंच सकते हैं। मान लीजिए एक लिंक है, आप ये चाहते हैं कि उस लिंक पर आप एक बटन लगा दें ताकि हम बटन पर क्लिक करके उस लिंक तक, उसका जो सोर्स है वहाँ तक पहुँचें। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए कैनवास का मतलब होता है, कैनवास एक जगह है। कैनवास एक जगह है जहाँ पर कोई ग्राफ बनाना है। ये ज़्यादातर यूज़ जावास्क्रिप्ट में होता है, इसकी बातें जावास्क्रिप्ट में ही होंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए कि कैनवास का मतलब क्या होता है। कैनवास का मतलब होता है कि जहाँ पर हम कुछ ग्राफ बनाना चाहें,
कुछ एडिटेबल ग्राफ बनाना चाहें ऑनलाइन ही या वेबसाइट ही में, तो उसके लिए यहाँ पे कैनवस का इस्तेमाल होता है। कैप्शन, कैप्शन का मतलब होता है कि किसी भी इमेज या टेबल या ग्राफ को एक आप लाइन दे करके कुछ बताना चाहते हैं उसके बारे में, तो उसी को कैप्शन होता है। कैप्शन जो लाइन दे करके जो बताया गया है वही लाइन कैप्शन होता है। साइट, यहाँ पे देखिए साइट लिखा हुआ है, ये किसी भी काम का जो टाइटल होता है उसको बताता है साइट। यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, कोड मतलब कोडिंग का ही चल रहा है ये जिक्र। तो कंप्यूटर कोड का कोई भी टुकड़ा किसी खास टुकड़े के बारे में, किसी खास हिस्से के बारे में अगर कुछ बताता है या बताना हो तो वहाँ पे कोड टैग का इस्तेमाल करते हैं। कॉल ये कॉलम का होता है। मान लीजिए आप एक टेबल बनाना चाहते हैं, टेबल में कॉलम होते हैं, रोज़ भी होते हैं, तो वहाँ पे एक कॉल का यूज़ होता है। कॉल ग्रुप, आप एक कॉलम का ग्रुप बनाना चाहते हैं, वहाँ पे ये कॉल ग्रुप का यूज़ होता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा लिखा हुआ है। डेटा का मतलब होता है कि जिसमें जो मशीन रीडेबल ट्रांसलेशन होता है उसमें ये मदद करता है, जोड़ने में मदद करता है। किसी भी कंटेंट या किसी भी मजमून या किसी भी लेख में अगर मशीन को पढ़ने के लिए, उसको ट्रांसलेशन करने के लिए अगर कुछ देना है तो वहाँ पे ये डेटा का यूज़ होता है। डेटा लिस्ट ये प्री डिफाइंड ऑप्शन की लिस्ट तैयार करता है, यानी इसके ज़रिए से हम एक पहले ही से कुछ ऐसे ऑप्शन दे देते हैं जिसमें से आप एक को कंट्रोल या एक पर क्लिक करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद ये देखिए दूसरे पेज पे चलते हैं। यहाँ पे डी का है, डी का टैग है। डी का टैग का मतलब हो गया कि जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है उसमें कोई खास एक वर्ड है या टर्म है, उसको अगर बताना है तो वहाँ पे ये डी टैग का यूज़ होगा। डेल टैग का यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे कोई चीज़ अगर डिलीट की गई, जैसे मान लीजिए एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ से अगर कोई चीज़ डिलीट की गई है, कोई वर्ड डिलीट किया गया है, तो उसको बताने के लिए डेल का यूज़ होता है। यहाँ पे देखिए डिटेल्स है, डिटेल्स टैग का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर आप चाहते हैं कि यूज़र वहाँ पे क्लिक करने के बाद ही देखे। जैसे मान लीजिए कार है, कार की आपने एक लिस्ट बनाई है, मान लीजिए एक सुजुकी कार है, मारुति सुजुकी की कार है, तो वहाँ पे जो उसकी डिटेल्स हैं वहाँ पे उन्होंने एक डिटेल का टैग दे दिया। अब वो जो डिटेल्स हैं उस डिटेल का जो टैग है उस पर क्लिक करने के बाद ही पता चलेगा, तो उसके लिए यहाँ पे डिटेल्स का यूज़ होता है। डिफाइन मतलब ये शॉर्टकट है डिफाइन का, जो किसी ख़ास टर्म या इस्तिलाह के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल होता है। डायलॉग ये बॉक्स होता है, डायलॉग बॉक्स। जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे अगर कुछ सर्च करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स खुल करके आता है, तो उस तरह का डायलॉग बॉक्स अगर चाहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट में लगाना चाहते हैं कि जैसे ही कोई वहाँ पे जाए, आपकी वेबसाइट पे जाए तो वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल करके आए, तो उसके लिए यहाँ पे डायलॉग वाला टैग यूज़ करना पड़ेगा। dir ये भी टैग है, इसके ज़रिए से आप किसी डायरेक्टरी लिस्ट को बता सकते हैं। लेकिन ये HTML5 में अभी इसका इस्तेमाल बंद हो गया है। इससे पहले वाले वर्जन में जो HTML का पहले वाला वर्जन था उसमें इसका इस्तेमाल होता था, अभी ये बंद हो चुका है। इसकी जगह पे हमारा UL अनऑर्डर लिस्ट उसका यूज़ हो रहा है। ड्यू एक बॉक्स होता है। मान लीजिए अगर आप एक बॉक्स बना लिए, उस बॉक्स में आप कुछ रखना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को हम एक बॉक्स के अंदर रखें, ठीक है, तो वहाँ पे ये ड्यू का इस्तेमाल होता है। DL का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट।
किसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट को आप बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे DL का यूज़ कर सकते हैं। DT ये भी टैग है जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में खास वर्ड को डिफ़ाइन करता है, खास लफ्ज़ को, शब्द को डिफ़ाइन करता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे EM मतलब होता है, EM एक शॉर्टकट है, एम्फेसाइज्ड, किसी भी एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट को बताता है। ये एम्बेड ये किसी बाहरी एप्लीकेशन के कंटेनर के बारे में बताता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए फील्ड सेट का मतलब किसी भी फॉर्म में, जैसे कि फॉर्म फिल जो हम करते हैं तो वहाँ पे जो फॉर्म आता है, किसी भी फॉर्म में जो एलिमेंट दिए गए हैं उनसे अगर कोई मुतालिक ग्रुप है या कुछ ग्रुप बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे फील्ड सेट का टैग लगा सकते हैं। फिग कैप्शन ये जैसे कोई फिगर है, जैसे मान लीजिए आपकी वेबसाइट है, उसमें आपने एक फिगर दिया है, तो वहाँ पे जो फिगर में जो एलिमेंट है वहाँ पे आप कैप्शन देना चाहते हैं तो वहाँ पे फिग कैप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसको इस्तेमाल करने के लिए फिग कैप्शन का टैग लेना पड़ेगा। फिगर से आप समझ ही सकते हैं कि जो खुद के अंदर रखे हुए कंटेंट को बताए उसी को फिगर कहते हैं। फ़ॉन्ट का यूज़ भी अब HTML5 में बंद हो गया है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब इसकी जगह पे हम CSS का यूज़ करते हैं। HTML के बाद जो CSS का वर्ज़न आएगा, या जो हम CSS का जो ट्यूटोरियल लेकर के आएंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे कि वहाँ पे फ़ॉन्ट को ब्लैक या कोई भी अलग अलग स्टाइल में रखना है। जैसे कि फ़ॉन्ट बहुत सारे फैमिलीज़ के होते हैं, जैसे कि सैंस सेरिफ हो गया, एरियल फैमिली हो गई, तोहमा की फैमिली हो गई, या रेलवे की फैमिली हो गई। इस तरह की बहुत सारी फैमिली हैं। आप उसके बारे में से किसी खास एक फ़ॉन्ट को आप अपने वेबसाइट में लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे खास फ़ॉन्ट को लगाने के लिए हम CSS का यूज़ करेंगे। तो जब हम CSS का वीडियो बनाएंगे HTML के बाद, तो वहाँ पे जिक्र करेंगे कि फ़ॉन्ट को कैसे हम अलग अलग स्टाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फूटर है। फूटर का मतलब होता है कि जो पेज के लास्ट में जो हिस्सा होता है वहाँ पर यूज़ करने के लिए ये फूटर का टैग इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म का मतलब हो गया कि जो हमारा फॉर्म होता है, जैसे कोई भी फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म जो होते हैं, अगर उस तरह का फॉर्म अपने वेबसाइट में बनाना है तो वहाँ पे ये फॉर्म का टैग इस्तेमाल करते हैं। एफ फ्रेम का मतलब है, अच्छा ये भी एफ फ्रेम भी हमारे HTML5 में यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसको यहाँ से हम डिलीट ही कर देते हैं। ओके दोस्तों, ये फ्रेम सेट है, ये भी हमारा यूज़ नहीं होता है। हेडर मान लीजिए एक ये हेड से अलग है। जो हम HTML लिखने के बाद जो हम हेड लिखते हैं वो अलग है और ये हेडर अलग है। जैसे कि हमने यहाँ पे जो हेड लिखा है ये हेड अलग है, और यहाँ पे जो हेडर आ रहा है ये हेडर अलग है। हेडर फूटर से आप समझ ही रहे हैं कि जो पेज के लास्ट में आए, पेज के सबसे नीचे में आए, और वहाँ पे कुछ आप बताना चाहते हैं तो वहाँ पे फूटर टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हेडर जो पेज के सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, अगर वहाँ पे आप कुछ खास देना चाहते हैं तो वहाँ पे हेडर टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये आई का टैग है। आई का टैग इटैलिक, किसी भी वर्ड को इटैलिक करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे रहने को इटैलिक करना है। ओके दोस्तों, इसको सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए हमने इसको इटैलिक किया है तो ये इटैलिक हो गया। तो इस तरह का जो टैग है, आई का जो टैग है, ये किसी भी वर्ड को इटैलिक करने के लिए इस्तेमाल होता है। आई फ्रेम, यहाँ पे देखिए आई फ्रेम जो टैग है, किसी भी फ्रेम के अंदर अगर फ्रेम बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे आई फ्रेम का
इस्तेमाल होता है, आई फ्रेम टैग का इस्तेमाल होता है। इनपुट टैग, आप मान लीजिए आप एक फॉर्म बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप कुछ इनपुट लेना चाहते हैं, कस्टमर से कुछ इनपुट लेना चाहते हैं। जैसे कि आपने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म को आपने कस्टमर को दिया एक पेज पे कि आप इसमें अपना नाम लिखिए और एड्रेस, जो भी कुछ भी है, कॉन्टैक्ट नंबर, जो कुछ भी लिखिए। तो वेबसाइट में जब फॉर्म में जो ऑप्शन दिया जाता है, इनपुट लिया जाता है, तो वहाँ पे इनपुट टैग का इस्तेमाल होता है। ओके दोस्तों, आईएनएस टैग मतलब होता है किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर कोई टेक्स्ट इंसर्ट किया गया है तो वहाँ पे आईएनएस टैग का इस्तेमाल होता है। केबीडी, ये कीबोर्ड इनपुट है। कीबोर्ड इनपुट के बारे में बताता है केबीडी, कीबोर्ड का शॉर्टकट है केबीडी। लेबल, अब मान लीजिए आपने इनपुट दिया, कोई फॉर्म है, फॉर्म में आपने एक इनपुट लिया कस्टमर से। अब वहाँ पे आप कस्टमर को ये बताना चाहते हैं कि ये जो लाइन है, यहाँ पे आप नेम ही लिखना है, एड्रेस नहीं लिखना है। तो वहाँ पे ये लेबल का इस्तेमाल होता है। आगे चल कर के जब हम HTML का फॉर्म वाला वीडियो बनाएंगे, तो उस वाले वीडियो में हम जो फॉर्म के जो भी टैग हैं, हम सारे टैग को बयान करेंगे और उसमें हम डिस्कस करके अच्छी तरह से थ्योरी और प्रैक्टिकल करेंगे। ओके दोस्तों, लीजेंड, किसी भी फील्ड सेट में जो एलिमेंट होता है उसको कैप्शन को बताने के लिए लीजेंड का इस्तेमाल होता है। ये भी फॉर्म जब हम बताएंगे कि कैसे बनता है फॉर्म, तो वहाँ पे ये इस्तेमाल करके दिखाएंगे। एलाई टैग ये लिस्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए जो बुलेट हम इस्तेमाल करते हैं, उस तरह की लिस्ट अगर हमको बनानी है तो वहाँ पे एलाई टैग का इस्तेमाल होता है। लिंक, मान लीजिए एंकर टैग में अगर आप लिंक देना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट में कोई लिंक लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पे लिंक टैग का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देखिए एक लफ्ज़ है मेन का मतलब होगा कि मान लीजिए आपकी वेबसाइट में कोई ख़ास पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को आप चाहते हैं कि हाईलाइट हो रहे, या आप उस पैराग्राफ को अहम बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये मेन टैग का इस्तेमाल होता है। ओके दोस्तों, मैप है। मैप टैग का इस्तेमाल वहाँ पे होता है जहाँ पे आप किसी मैप को अपनी वेबसाइट में दिखाना चाहते हैं। मार्क टैग का यूज़ भी किसी भी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए होता है। मेटा टैग ये मेटा डेटा को बताता है। HTML डॉक्यूमेंट में जो मेटा डेटा होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जो मेटा डेटा होता है उसको बताता है। मीटर से आप समझ सकते हैं कि मीटर जो मापने कोई भी चीज़ हम मापते हैं, तो वहाँ पे मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो सेम वही समझिए कि यहाँ पे जो मीटर का जो लफ्ज़ है, वो किसी भी चीज़ को स्केल करने के लिए, मापने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी किसी चीज़ को मापना चाहते हैं तो वहाँ पे मीटर का टैग लगाएं। नेव टैग है ये, जैसे मान लीजिए आप लिंक जो आपने अपने वेबसाइट में लगाया है उसको नेव बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये नेविगेशन लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये नेव टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, नो स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट का यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे आप जावा स्क्रिप्ट या इस तरह की जो स्क्रिप्ट हैं अपने HTML में या वेबसाइट में लगाना चाहते हैं। तो नो स्क्रिप्ट का मतलब ये हो गया कि जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं करता है, ऐसे लोगों के लिए उसका मुतबादिल कंटेंट अगर बताएं तो वहाँ पे नो स्क्रिप्ट का यूज़ होता है। मान लीजिए आपकी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में आपने जावा स्क्रिप्ट लगा रखा है,
अब एक यूज़र है, उस वेबसाइट को खोला लेकिन वहाँ पे जावा स्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे मान लीजिए वो तो कुछ दिखेगा नहीं। तो अगर वहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो अगर वहाँ पे कुछ दिखाना चाहते हैं, उसके जगह पे जो स्क्रिप्ट आपने लगाया है उसकी जगह पे आप कुछ दिखाना चाहते हैं, तो नो स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे जावा स्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करता है, वहाँ पे अगर उसके मुतबादिल में कोई दूसरी चीज़ दिखाना चाहते हैं तो नो स्क्रिप्ट टैग उसके लिए होता है। ऑब्जेक्ट, आप चाहते हैं कि आपके पेज में या जो आपका वेबसाइट है कोई बाहरी एप्लीकेशन का कंटेनर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि आप मान लीजिए कोई बाहरी एप्लीकेशन आपके वेबसाइट में आप चाहते हैं कि एक एप्लीकेशन आ जाए, तो उसका जो कंटेनर होता है, जो एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में आप रखना चाहते हैं उस बाहरी एप्लीकेशन को, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए OL है, ऑर्डर लिस्ट। OL का मतलब हो गया ऑर्डर लिस्ट, जैसे 1 2 3 ऑर्डर लिस्ट बुलेट टैग या 1 2 3 जो आता है ये ऑर्डर लिस्ट में होता है। तो अगर मान लीजिए आप जैसे कि आप एक लिस्ट देना चाहते हैं, लिस्ट में आप 1 2 3 लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए 1 2 3 लगाने के लिए OL का टैग लगाना पड़ेगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऑप्ट ग्रुप वेबसाइट होती हैं जहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट का ऑप्शन होता है। तो वो जो ड्रॉप डाउन लिस्ट का जो ऑप्शन होता है उसको ग्रुप अगर आप करना चाहते हैं तो ऑप्ट ग्रुप टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन से समझ ही सकते हैं कि अगर 4 ऑप्शन है तो उसमें एक ऑप्शन को चूज़ करना है, तो ये भी वहीं भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट है आपकी वेबसाइट में, जिसमें से आप एक ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उस एक ऑप्शन के लिए आपको ऑप्शन टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आउटपुट का मतलब होगा कि जैसे मान लीजिए आपने अपने वेबसाइट में कैलकुलेटर लगा दिया, या आपने एक टैग लगाया, आपने एक वहाँ पे एक बॉक्स बनाया और बॉक्स में आपने कुछ इनपुट लिया क्लाइंट से, और उस इनपुट का आप कुछ रिज़ल्ट दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो रिज़ल्ट दिखाना चाहते हैं वहाँ पे आउटपुट टैग का इस्तेमाल होगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे पैरम का जो टैग है, पैरम मतलब होता है पैरामीटर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पैरामीटर बताना है तो पैरम टैग का इस्तेमाल होगा। पिक्चर जो ये भी टैग है, ये मान लीजिए आपके वेबसाइट में बहुत सारे इमेजेस हैं, बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, तो उनके जो सोर्स का जो कंटेनर होगा उसको बताने के लिए पिक्चर का इस्तेमाल करते हैं, पिक्चर टैग का इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रेस का मतलब होता है कि आगे बढ़ना, तरक्की करना, ये मतलब होता है प्रोग्रेस का। तो यहाँ भी जो टैग है, ये आप किसी भी टास्क के बारे में अगर आप दिखाना चाहते हैं कि वो टास्क आगे बढ़ रहा है, तो वहाँ पे ये प्रोग्रेस टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये क्यू टैग है। क्यू जो कोटेशन, जैसे मान लीजिए कोट जो होता है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो उनकी खास लाइन जो होती हैं, हम लोग अगर किसी कंटेंट में अपने किसी मैटर में दिखाना चाहते हैं तो उनके कोट को हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने कंटेंट में। तो अगर इस तरह कोट दिखाना है तो वहाँ पे क्यू टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यू मतलब कोट, यहाँ पे ये शॉर्ट है कोट का, तो ये कोट का इस्तेमाल करके आप किसी भी बड़े आदमी या किसी महान व्यक्ति का कोट दिखा सकते हैं। आरपी है, ये बताता है कि जो ब्राउज़र्स में नहीं दिखाया गया, जो ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसके एनोशन को बताता है।
RT। ओके, RP का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपका वेबसाइट है और वेबसाइट जहाँ पे ये खुल रही है, क्लाइंट साइट पे जहाँ पे ये कंप्यूटर खुल रही है, अगर वहाँ पे जो ब्राउज़र है तो कुछ ऐसे कोड किए गए हैं जहाँ पे वो ब्राउज़र है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या दिखाना है, वहाँ पे जो दिखाना है वहाँ पे भी ये RP का इस्तेमाल होता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए RT है, RT RT टैग, ये किसी खास वर्ड या टेक्स्ट का जो प्रोनाउंसिएशन होता है कि उसको कैसे बोलें, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। रूबी ये जो ईस्ट एशियन टाइपोग्राफी है उसके बारे में ये बताता है। एस डिफाइंस, ये जो एस है ये ऐसा ऐसा वर्ड, ऐसा टेक्स्ट जो अभी गलत साबित हो गया है उसके बारे में ये एस टैग का इस्तेमाल होता है। सैम्प, सैम्प मतलब सैंपल, किसी भी प्रोग्रामिंग, किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम से जो हम आउटपुट निकाल करके जो सैंपल दिखाते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। स्क्रिप्ट, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को बताता है। मान लीजिए आप जावा स्क्रिप्ट अपनी वेबसाइट में लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे ये स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके ही जावा स्क्रिप्ट को लगा सकते हैं। सेक्शन, सेक्शन मतलब ये होता है कि आप किसी भी पेज में 2 सेक्शन कर लें, जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 सेक्शन है। तो अगर आप अपने पेज में सेक्शन करना चाहते हैं तो वहाँ पे ये सेक्शन का वर्ड या टैग यूज़ होता है। सिलेक्ट, आप मान लीजिए आपकी वेबसाइट है जिसमें फॉर्म है, उसमें आपने ऑप्शन दिया हुआ है 4 चीज़ का, जैसे कि कार, टॉयज़ और फ्रूट्स और बर्ड्स, इस तरह के आपने 4 ऑप्शन दिया है। तो वहाँ पे एक ऑप्शन वहाँ से फिल होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में वहाँ पे एक ऑप्शन फिल होता है। तो उस वो जो ऑप्शन जो दिखाना है कि जो वहाँ पे फिल रहे हमेशा, वहाँ पे ये सेलेक्ट का ऑप्शन, सेलेक्ट का टैग यूज़ करते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे स्मॉल है, स्मॉल किसी भी टेक्स्ट को या वर्ड को अगर छोटा दिखाना है तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। सोर्स, यहाँ पे सोर्स का इस्तेमाल जैसे कि मल्टीमीडिया का सोर्स दिखाना है तो वहाँ पे सोर्स टैग का यूज़ करते हैं। स्पैन, स्पैन टैग का इस्तेमाल वहाँ पे होता है कि मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में कोई सेक्शन है तो ख़ास सेक्शन बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे स्पैन टैग का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्राइक, मान लीजिए आपका एक वर्ड है, उस वर्ड पर एक बीच में एक लाइन लगाना चाहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए हम देखते हैं इसको। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर स्ट्राइक लगा दिया आपने, और यहाँ पे आकर के आपने इसको क्लोज कर दिया। होगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपने देखा वेलकम टू द वर्ल्ड, ये पहले ऐसे नहीं था बल्कि बगैर लाइन के था, और अब हमने जब स्ट्राइक लगा दिया, स्ट्राइक का ये जो वर्ड लगा दिया, टैग लगा दिया, तो बीचों बीच एक लाइन खिंच गई। ये वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आप मान लीजिए अगर पहले की प्राइस आपने 70 रखी थी, 70 को काट करके आपने 50 रख दी, तो वहाँ पे आप ये दिखा सकते हैं जिससे आपके जो कस्टमर हैं उनको अट्रैक्शन होगा कि भाई ये माल अब सस्ता हो गया है। ओके दोस्तों, तो ये स्ट्राइक का इस्तेमाल होता है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग को हमने जान ही लिया कि किसी भी टेक्स्ट या वर्ड को बोल्ड करना है तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ होगा। स्टाइल, स्टाइल का यूज़ जैसे मान लीजिए CSS की जो प्रोग्रामिंग होगी वहाँ पे स्टाइल का यूज़ होगा कि CSS को चूँकि कई तरीके से HTML में इस्तेमाल होता है,
CSS को HTML के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, HTML के बाहर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर स्टाइल को CSS की जो स्टाइल है वो आप लगाना चाहते हैं तो लगाने से पहले ये टैग लगाना ज़रूरी है, यानी ये जो स्टाइल का टैग है ये लगाना ज़रूरी है। सब SUB सब का मतलब आप समझते ही हैं। सब का फुल फॉर्म होता है सब स्क्रिप्टेड। जो किसी भी टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करे वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। समरी से मतलब होता है कि जो खुलासा हो, जो किसी बड़े मजमून को 1-2 लाइन में बयान कर दे, उसी को समरी कहते हैं। सब यहाँ पे जो लिखा हुआ सब, ये सुपर स्क्रिप्ट का ये शॉर्ट फॉर्म है। ये जो टैग है, मान लीजिए आप सुपर स्क्रिप्ट अपने टेक्स्ट में लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे ये लगा सकते हैं। आइए देखते हैं इसका। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे वेलकम से पहले, नहीं वेलकम नहीं, ऐसे यहाँ पे देखिए हमने 2 लिख दिया। यहाँ पे हम लगाना चाहते हैं सब, ठीक है। इसी को हम क्लोज़ कर देते हैं 2 के बाद ही, क्योंकि हमें सिर्फ 2 में दिखाना है सब को। सेव करके जब हम ब्राउज़र में जाते हैं, ये देखिए 2 आ गया यहाँ पे। ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने इसको स्ट्राइक लगा दिया, तो यहाँ से इसको हटा करके दूसरी जगह रखते हैं ताकि इस क्लियर समझ में आ जाए। हम लगाते हैं यहाँ पे 2 के बजाय आप यहाँ पे स्टार का मार्क लगाएं तो और बेहतर होगा, ताकि समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिलती है। ओके दोस्तों, ये सब का मतलब हो गया कि ये जो स्टार है यहाँ पे, ये स्टार ऐसे आ गया। अगर इसी स्टार को अगर हम यहाँ पे लगाते तो कैसे आता, अब देखिएगा। ये देखिए यहाँ पे आया, लेकिन हमने सब के अंदर लगाया, सब स्क्रिप्ट के अंदर लगाया, तो यहाँ पे आकर के छोटा सा दिखने लगा। इसी को अगर सुपर स्क्रिप्ट लगाना है, जैसे कि यहाँ पे हम SUB की जगह P कर दें, तो ये देखिए कैसा दिखता है। ये देखिए ऊपर चला गया। इसको यहाँ से पहले डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर आ गया। ओके दोस्तों, ये आप रेफरेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी पैराग्राफ में अगर जगह नहीं है तो वहाँ पे A स्टार दे करके या इस तरह का कुछ वर्ड दे करके आप अपने जहाँ पे जगह मिल रही है वहाँ पे वो लाइन लिख करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट समझ में आ गया। ओके दोस्तों, अब चलते हैं आगे। SVG ये ग्राफ से रिलेटेड होता है, जो वेक्टर बेस होता है। SVG जो वेक्टर बेस होता है, यानी जैसे मान लीजिए कोरल है, कोरल में अगर आप काम कर रहे हैं, कोरल ड्रा में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो काम होता है वो वेक्टर बेस पे होता है। और जो फोटोशॉप में काम करते हैं वहाँ पे पिक्सल बेस पे काम होता है। तो अगर आप अपने वेबसाइट में ग्राफिक्स के लिए जगह दे करके आप चाहते हैं कि वहाँ पे SVG का इस्तेमाल हो, तो वहाँ पे कंटेनर जो बनता है, जो जगह बनती है, उसके लिए SVG का टैग इस्तेमाल होता है। ओके दोस्तों, टेबल का मतलब ये होता है कि अगर टेबल दिखाना है तो वहाँ पे टेबल का यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए आप अपने वेबसाइट में टेबल दिखाना चाहते हैं, तो टेबल दिखाने के लिए सबसे जो मेन टैग है टेबल, इसको यूज़ करना ज़रूरी है। अगर इसको नहीं यूज़ करेंगे तो टेबल आपका बनेगा ही नहीं। ओके दोस्तों, टी बॉडी का मतलब है टेबल बॉडी। ये फॉर्म में जब हम बात करेंगे, फॉर्म का जो वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे तफसील से बात होगी, लेकिन यहाँ पे इतना जान लें कि टी बॉडी मतलब टेबल बॉडी। टेबल के बाद जो ढांचा होता है टेबल का, उसमें अगर कुछ दिखाना चाहते हैं तो टी बॉडी का
इस्तेमाल कर सकते हैं। टीडी, ये भी टेबल से रिलेटेड है। टीडी मतलब सेल होता है, टेबल में जो सेल होता है, जो बॉक्स होता है सेल का, उसको बताता है। टेम्पलेट, टेम्पलेट का मतलब होता है कि टेम्पलेट का मतलब एक ऐसा कंटेनर जो कुछ कंटेंट को अपने अंदर रखे, लेकिन जब पेज लोड हो तो उस वक्त वो छिप जाए। तो वहाँ पे अगर ये दिखाना चाहते हैं तो टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया जहाँ पे आप कुछ चाहते हैं कि कस्टमर आपको इनपुट दे, तो वहाँ पे ये टेक्स्ट एरिया का यूज़ कर सकते हैं। ये खास करके फॉरम में इस्तेमाल होता है। फॉरम, जब हम फॉरम का वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम इस पर जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट एरिया का मतलब ये होगा कि एक बॉक्स होता है, वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जिसके ज़रिए से इनपुट जो वेबसाइट का जो ऑनर है, वेबसाइट के ऑनर को पहुँच जाता है इनपुट। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए टी फुट है, टेबल फुट। टी फुट का मतलब टेबल फुट। टेबल में जो फुटर है वाला, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, और आप उसमें कुछ देना चाहते हैं तो वहाँ पे टी फुट का टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। टी एच मतलब हेडर सेल। जैसे मान लीजिए आपका एक टेबल है, उसका एक हेडर है, जो ऊपर वाली जो लाइन होती है उसको हेडर बोलते हैं, तो उसका हेडर है। तो वहाँ पे अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं, यानी अलग दिखाना चाहते हैं उस हेडर को, तो वहाँ पे टी एच का इस्तेमाल कर सकते हैं। टी हेड, टी हेड का मतलब होता है टेबल हेड। जो टेबल में जो सबसे ऊपरी, जो टेबल का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे टी एच के ज़रिए से आपने वो लगा दिया, एक एक हेडर बना दिया। अब उस हेडर का आप एक ग्रुप बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे टी हेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम, आप अपने वेबसाइट में टाइम दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए है। टाइटल, किसी भी डॉक्यूमेंट का टाइटल देना चाहते हैं तो उसके लिए टी आर देखिए दोस्तों, ये जो टी आर है ये टेबल में रो के लिए इस्तेमाल होता है। कॉलम और रो समझते ही हैं, तो कॉल जो होता है वो कॉलम के लिए होता है, और टी आर जो होता है ये रो के लिए, यानी जो लाइन होती है, बॉक्स वाली लाइन जो होती है, वहाँ पे अगर दिखाना है तो टी आर का यूज़ होगा, इस्तेमाल होगा। ट्रैक, मीडिया एलिमेंट, जैसे कि वीडियो हो गया या ऑडियो हो गया, या आजकल जो पॉडकास्ट चल रहा है वो हो गया। अगर वहाँ पे कोई ट्रैक देना चाहते हैं, टेक्स्ट ट्रैक देना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये टैग यानी ट्रैक टैग का यूज़ होता है। टी ये भी ये जो है ना, ये HTML5 में अभी बंद हो गया है। यहाँ पे इसकी जगह पे CSS हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे बता देते हैं कि TTT का मतलब क्या होता है। TTT का मतलब होता है टेली टाइप टेक्स्ट को अगर डिफ़ाइन करना है तो TTT टैग का यूज़ हम पहले करते थे, लेकिन अब ये TTT टैग का इस्तेमाल बंद हो गया है। इस वजह से इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। यू टैग का मतलब होता है कि जो किसी भी वर्ड को या टेक्स्ट को अंडरलाइन करे। जैसे कि मान लीजिए द का जो वर्ड है, नहीं द का नहीं, बल्कि यहाँ पे देखिए ये जो दूसरों, इसी को आप अंडरलाइन भी करना चाहते हैं तो यू दबा करके इसे बैकस्लैश और यू, और यहाँ ब्राउज़र में जा कर के रिफ़्रेश करते हैं, देखिए अंडरलाइन भी हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया था, ये हमने बोल्ड किया था, दूसरों बोल्ड किया था, दूसरों को हमने बोल्ड किया था। अब हमने यू यानी अंडरलाइन भी कर दिया, तो ये ऐसे हो गया। इसका भी हम आगे जब हम फॉर्मेटिंग का वीडियो बनाएंगे तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए इसको यहाँ पे इतना ही रहने दें, क्योंकि वीडियो देखिए लेंदी हो रही है। ओके दोस्तों, ये देखिए UL अनऑर्डर लिस्ट। UL ये फॉर्म या लिस्ट बनाने में इस्तेमाल होता है। कोई भी अगर लिस्ट आप बना रहे हैं तो वहाँ पे ये बुलेट के तौर पे अगर लिस्ट बना रहे हैं तो वहाँ पे UL टैग का इस्तेमाल होता है। वैर का मतलब होता है वेरिएबल। ये वेरिएबल जो है
आगे भी इसका बयान आएगा। वेरिएबल ये जावा स्क्रिप्ट में इस्तेमाल होता है। ओके दोस्तों, वो ये टैग जो है जावा स्क्रिप्ट में इस्तेमाल होता है। वीडियो मान लीजिए अगर आप अपने वेबसाइट में कोई वीडियो डालना चाहते हैं, वीडियो लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये वीडियो टैग का इस्तेमाल करते हैं। WBR जो टैग होता है, किसी भी लाइन ब्रेक, जैसे कोई भी अगर लाइन ब्रेक हो सकती है तो उसको बताने के लिए WBR का इस्तेमाल करते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमने लगभग बहुत सारे HTML टैग्स को हमने बता दिया है। इसका आगे चल करके भी जिक्र आएगा, जैसे फॉर्म के सूरत में हो सकता है, या जो टेबल की सूरत में हो सकता है, या जो फॉर्मेटिंग पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करनी है उसमें हो सकता है। इसका इस्तेमाल आगे आएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने इतने सारे टैग शुरू ही में इसलिए बता दिए। हमारे बताने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको आपको झिझोड़ना या दबाव बनाना कि HTML बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हमने यहाँ पे इसलिए इसको बयान कर दिया ताकि आप इसको जहन नशी कर लें, और आगे चल करके जब इनका जिक्र आए तो वहाँ पे आपको तुरंत समझ में आ जाए कि हमने तो इसको पढ़ा है। क्योंकि दोस्तों देखिए, ये जो टैग हैं ये बुनियाद हैं, HTML की जो बुनियाद हैं, ये हमेशा इनका इस्तेमाल आपके प्रोग्रामिंग में होगा ही, HTML की प्रोग्रामिंग में होगा ही। तो आप इसको एक जहन नशी कर लें, इसको जहन बिठा लें, रिपीट कर लें, कम से कम इतना तो ज़रूर कर लें कि आउटपुट टैग होता है, या स्क्रिप्ट टैग होता है, या समरी टैग होता है, या जो भी टैग हमने अभी यहाँ पे दिखाए हैं। आप वीडियो के ज़रिए से इसके वीडियो को स्किप करके आप इतना जहन बिठा सकते हैं कि ये जो टैग हैं ये HTML में इस्तेमाल होने वाले हैं, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं जब हम इनका जिक्र करें तो वहाँ पे भी हम बताएंगे, लेकिन जब आपके जहन में थोड़ा बहुत रहेगा तो आपके लिए आसानी होगी। तो ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये आज का वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया, और आज के हमने इस अपनी वीडियो में HTML टैग्स के बारे में जानने की कोशिश की। यहाँ पे एक मतलब दोबारा बता देते हैं कि जो लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में जो आता है वो कैरेक्टर होता है, और इस पूरे लेस देन, ग्रेटर देन प्लस कैरेक्टर, इसको हम HTML टैग्स बोलते हैं। तो ये ज़रूर याद रखें। और यहाँ पे जो H1 ये जो लिखा है, ये आप कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप हमेशा स्मॉल लेटर ही में लिखें। जो भी आप कोडिंग करें हमेशा स्मॉल लेटर ही में करें। ओके दोस्तों, और इतना ज़रूर याद रखें कि जो टैग होते हैं, HTML के जो टैग होते हैं, वो क्लोजिंग टैग रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये ज़रूर याद रखें। आगे चल करके इनकी बातें होंगी, आप अपने हिसाब से भी आप गूगल पे सर्च करके इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर सकते हैं कि HTML के जो टैग हैं वो कितने प्रकार के हैं। बाकी हमने इसमें अपना जो भी था हमने अपने बता दिया है। ओके दोस्तों, ओके, थैंक यू। इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वो एलिमेंट पे आएगा, HTML एलिमेंट और HTML एट्रीब्यूट्स। ओके दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाना चाहते हैं तो जो भी वीडियोज़ आते हैं उनको सही से सुनें और प्रैक्टिस ज़रूर करें। धन्यवाद।